हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम 19 चैप्टर कर रहे थे। ये हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के हम क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। ये आपका इग्नू बीए का सब्जेक्ट है, BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, तो इसके लास्ट जितने भी 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। 19 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। आज इसके बचे हुए क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन तक हो गया था, आज 5th से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की स्थिति किस प्रकार इस पर आपको प्रकाश डालना है, बताना है आपको संक्षिप्त में। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि भारत के विभिन्न राज्यों में, भारत में जो भी अलग अलग राज्य हैं में माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की स्थिति, कि हिंदी शिक्षण की क्या स्थिति है, इस पर आपको प्रकाश डालना है, इसके बारे में आपको कुछ बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ठीक है, 343 में 3 खंड हैं। ठीक है, ये लाइन आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में 3 खंड हैं। ठीक है, पहले खंड में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया है। ठीक है, पहले खंड में क्या बताया गया है, पहले खंड में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का स्थान मिला हुआ है। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक, अब देखिए पहले की बात हुई, अब दूसरे की बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं की स्थिति का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 345 में क्या है, प्रादेशिक भाषाओं की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 350 थर्ड क्या है, अनुच्छेद 350 है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा संरक्षण और संवर्धन की भी चर्चा हुई है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 350 में किसकी चर्चा की गई है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा संरक्षण और संवर्धन की भी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी के विकास के निर्देश किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 351 में, जिससे हिंदी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के रूप, शैली और पदों के आधार पर शब्द भंडार में समृद्धि करते हुए भारत की सामाजिक संस्कृत के तत्वों को आत्मसात करते हुए विकसित हो। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, क्या बताने का यहाँ प्रयास किया गया है कि जिससे इसमें बताया गया है कि हिंदी जो है 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं के रूप में, ठीक है, 8वीं सूची जो हिंदी से संबंधित है इसके रूप में, भाषाओं के रूप में शैली और पदों के आधार पर, ठीक है, शैली और पदों के आधार पर शब्द भंडार में समृद्धि करते हुए, इसके जो शब्द भंडार है इसको विकसित करने की बात की गई है, समृद्धि करने की बात की गई है, करते हुए भारत की सामाजिक संस्कृत के तत्वों को आत्मसात करते हुए विकसित हो सके। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। जो संविधान की 8वीं सूची है इसमें 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। वे भाषाएं थीं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, स्टार्टिंग में जो 14 भाषाएं थी वो ये थी, अब तो और ज्यादा है। फिर बाद में सन 1967 में सिंधी, अब आप ध्यान देंगे 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में कन्नड़, ठीक है, 1992 में कन्नड़, नेपाली और मणिपुर को जोड़ा गया। ठीक है,
1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। 1993 में बोडो, ठीक है, 1993 में जोड़ा गया बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 1993 में कौन कौन सी भाषाएं आई? बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। इस समय कुल 22 भाषाएं, ये आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में स्वीकृत हैं। 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी भाषाएं स्वीकार की गई हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी? स्टार्टिंग में 14 थी और अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। ठीक है, समय समय पर भाषाएं जुड़ती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के विभिन्न रूपों की चर्चा करिए। ठीक है, इनसे यहाँ पे आपसे अलग अलग रूप पूछे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर आपसे पूछा गया है कि क्या क्या शिक्षा के स्तर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाषा शिक्षण का सीधा संबंध भाषा से होता है। ठीक है, पहला तो आप ये लाइन ऐसे कैसे याद रखेंगे, अच्छी लाइन है कि भाषा शिक्षण का सीधा संबंध भाषा से होता है। यहाँ सीखने और सिखाने वाली वस्तु भाषा ही होती है। ठीक है, यहाँ पर सीखने और सिखाने वाली वस्तु क्या है? वो भाषा ही होती है। अर्थात भाषा शिक्षण की अध्ययन वस्तु भाषा होती है। भाषा जो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की अध्ययन वस्तु भी है। अतः भाषा शिक्षण में भाषा ही साध्य होती है। ठीक है, भाषा शिक्षण पर भाषा ही जो है वो क्या होती है? साध्य होती है और साधन भी होती है। ठीक है, भाषा शिक्षण के स्तर पर भाषा ही साध्य और साधन दोनों का काम करती है। आज भाषा को एक सामाजिक वस्तु के रूप में भी पहचान मिली है। ठीक है, आज भाषा को एक सामाजिक वस्तु के रूप में ही पहचान मिली है। इसे उसी सामाजिक वस्तु मानने का मूल कारण भाषा से मनुष्यों की अटूट अंतर संबंध है। ठीक है, भाषा से लोगों का अटूट जो अंतर संबंध है, यही कारण है कि इसे एक वस्तु माना जाता है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी भाषा सीखने सिखाने वाले दोनों ही मनुष्य होते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी भाषा सीखने और सिखाने वाले दोनों ही लोग होते हैं। भाषा शिक्षण में इसलिए आज अध्ययन भाषा के साथ भाषा अध्येता, उसके अभिप्रेरक मोटिवेशन, ठीक है, उसको वही मोटिवेशन का कारण भी बनी हुई है। मोटिवेशन तथा उसकी मनोवृत्ति को केंद्रीय संस्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, इसको केंद्रीय, इसकी मनोवृत्ति को और केंद्रीय स्थान भी प्रदान किया गया है इसके मोटिवेशन को। ठीक है, मोटिवेशन शब्द आप याद रखेंगे कि इसीलिए आज जो अध्यय है, अध्यय भाषा के साथ भाषा अध्येता, इसके मोटिवेशन तथा उसकी मनोवृत्ति को भी केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि की बात करें तो पाठचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण की दो मूलभूत स्थितियां हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण की दो स्थितियां यहाँ पर मूलभूत बताई गई हैं। एक तो पाठचर्या, पहला क्या है? पाठचर्या के मूलाधार के रूप में भाषा और उसका शिक्षण अर्थात माध्यम शिक्षा, जो माध्यम शिक्षा है, माध्यम भाषा और उसका शिक्षण। ठीक है, माध्यम भाषा और उसका शिक्षण बना हुआ है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा पाठचर्या के एक अंग के रूप में भाषा
और उसका शिक्षण अर्थात विषय भाषा और उसका शिक्षण। भाषा शिक्षण को अलग उद्देश्यपरक और सार्थक बनाना है। ठीक है, भाषा को, जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण को अगर उद्देश्यपरक और सार्थक बनाना है तब यह स्पष्ट है कि उसके लक्ष्य को भाषा प्रयोक्ता की अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में रखना होगा। भाषा प्रयोक्ता शिक्षार्थी को भाषा संबंधी अपनी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी की जो कि किसी भाषा को सीख रहा है, उसकी सीखने का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर हर एक बच्चे की, या फिर कोई भी अगर लैंग्वेज को सीख रहा है, कोई नई भाषा सीख रहा है, तो उसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, उसकी जरूरतें अलग हो सकती हैं और तदनुसार भाषा शिक्षण के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो यही कारण है कि भाषा शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। यही लक्ष्य भाषा शिक्षण के पूरे तंत्र को अपने ढंग से नियोजित करता है। इस तरह से पता लगता है या पता चलता है कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण दो रूप में होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो माध्यमिक स्तर है वहां पर हिंदी का जो शिक्षण है वो दो तरह से होता है। चलिए देखते हैं दो तरह, दो कारण क्या क्या है, दो स्तर क्या क्या है। पहला है मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा शिक्षण। ठीक है, मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने समाज और संस्कृति के भीतर अपना स्थान ढूंढने, उसके साथ जुड़े रहने और उसे पाने का मुख्य साधन है। ठीक है, जो व्यक्ति की मातृभाषा होती है, जो भी हमारी मदर टंग है, अगर हमें उसमें चीजों को बताया जाए, समझाया जाए या पढ़ाया जाए तो हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और पढ़ सकेंगे और अपनी मातृभाषा में लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि एक अच्छे से हम लोगों से अपनी मातृभाषा के माध्यम से जुड़ पाएंगे। साथ ही मनुष्यों के बौद्धिक व्यापार का आधार भी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी मातृभाषा है वो हमारे बौद्धिक व्यापार का आधार भी है। इस दृष्टि से मातृभाषा कोई अमूर्त संकल्पना नहीं है। ठीक है, जो मातृभाषा है वो कोई अमूर्त संकल्पना नहीं है, अपितु वह तो एक सामाजिक यथार्थ है। ठीक है, ये सत्य है, यथार्थ है ये, ना कि कोई अमूर्त संकल्पना है जो मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। ठीक है, ये मनुष्यों को, जो हमारी मातृभाषा है वो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का माध्यम है। शिक्षा के संदर्भ में मातृभाषा साक्षरता का आधार होती है। शिक्षा के संदर्भ में मातृभाषा को सिर्फ पढ़ना और सीखना या लिखना ही पर्याप्त नहीं है। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में साक्षरता के अंदर ये बातें भी सम्मिलित हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, अलग अलग जगह पर एक अच्छी अभिव्यक्ति हम कर सकें, अच्छे से अपनी बात कह सकें, दूसरों की बात समझ सकें, इसके लिए भी ये आवश्यक है। अभिव्यक्ति को बौद्धिक और अपने व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं के लिए मौखिक और लिखित दोनों स्तर पर सार्थक बनाना, सूचना, आनंद और व्यक्तित्व निर्माण के लिए पढ़ने की क्षमता पैदा करना और बोधात्मक तथा संवेदनात्मक स्तर पर ग्रहण करने की शक्ति पैदा करना आदि है। वस्तुतः मातृभाषा बालक और बालिकाओं के जीवन को बाहर और भीतर से इस तरह से बोध
रहती है, क्योंकि अगर आप मातृभाषा आप भी अगर देखेंगे तो आप जो भी आपकी मातृभाषा है, अगर आप उसमें चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप लंबे समय तक और अच्छे से याद रख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे उन चीजों को। यहाँ यही कहने का मतलब है इनका कि जब तक बालक बालिकाएं मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। ठीक है, बच्चे जब तक अपनी मातृभाषा में अच्छी पकड़ नहीं बनाते हैं, तब तक उनका संपूर्ण विकास भी संभव नहीं है। मातृभाषा शिक्षण को उसके उद्देश्य और दृष्टिकोण के संदर्भ में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मातृभाषा को भी अब 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्ग क्या क्या है? पहला इसमें दिया गया है आपको विवरणात्मक। पहला वर्ग क्या है? विवरणात्मक है। दूसरा निर्देशात्मक है। दूसरा वर्ग आपका क्या है? निर्देशात्मक है। तीसरा सर्वनात्मक है। ठीक है, ये 3 वर्गों में से डिवाइड किया गया है। मातृभाषा का निर्देशात्मक दृष्टिकोण भाषा को मानक और अमानक प्रयोग के आधार पर शुद्ध और अशुद्ध भाषा प्रयोगों को बताता है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही भाषा प्रयोगों को बताता है। मातृभाषा शिक्षण का विवरणात्मक दृष्टिकोण भाषा को उसके प्रयोगों के संदर्भ में बताता है। इसके अनुसार मातृभाषी जिस भी भाषा प्रयोग को व्यवहार में लाते हैं वे सही होते हैं। मातृभाषा शिक्षण का सर्वनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थियों के वास्तविक अनुभव को भाषा के माध्यम से प्रभावित करते हुए उसका समाजीकरण करता है। यही दृष्टिकोण मातृभाषा शिक्षण को बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ने के पक्ष में है। ठीक है, बच्चे का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब वो अपनी मातृभाषा पे अपनी मातृभाषा में उनकी अच्छी पकड़ हो, उन्हें अपनी मातृभाषा में बेसिक चीजों को सिखाया और समझाया पढ़ाया जाए। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य और दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का अर्थ केवल उसकी भाषिक और साहित्यिक शिक्षा का ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से सभी विषयों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, मातृभाषा का मतलब कि बच्चे सभी विषयों को अच्छे से अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं। मातृभाषा के द्वारा व्यक्ति अपने सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ता और समाज में अपने नित जगह बनाता है। ठीक है, मातृभाषा से व्यक्ति अपने सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 4 प्रकार क्या क्या हैं? 4 प्रकार में पहला इसमें आपको दिया गया है सुनना। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? सुनना। दूसरा बोलना। ठीक है, पहला प्रकार है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अन्य भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य इन चारों कौशलों को आदत के रूप में विकसित करना है। ठीक है, इन जो 4 कौशल दिए गए हैं, इन्हें आदत के रूप में अपनाना पड़ता है, विकसित करना होता है। शिक्षण का दायित्व इस प्रकार की परिस्थितियां विकसित करना है जिससे इन भाषाई कुशलताओं एवं आदतों का विकास हो सके। मातृभाषा शिक्षण में सुनना और बोलना, इन दोनों कौशलों का विकास परिवार और समाज के माध्यम से सहज रूप से होता है। ठीक है, जो हमारी मातृभाषा है उसे हम बोलना और सुनना तो हम अपने परिवार से ही या जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहां से हम सहजता सीख लेते हैं। पढ़ना और लिखना कौशल का विकास औपचारिक शिक्षा शुरू होने पर प्राथमिक स्तर पर हो जाता है। ठीक है, और जो लिखने का कौशल है, पढ़ने का कौशल है, वो हम
जो भी हमारी स्कूली शिक्षा होती है उसमें हम प्राथमिक स्तर पर सीख लेते हैं, लेकिन अन्य भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इन चारों कौशल को के विकास के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी दूसरी भाषा में सीख रहे हैं तो हमें इन चारों कौशल को सीखना होगा। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये चारों कौशलों को हमें सीखना होगा। और ये प्रयास माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति और भाषा नीति को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। भाषा के इन चारों कौशलों का प्रयोग मातृभाषा भाषी के समान करना ही अन्य भाषा सीखने सिखाने की सफलता का घोतक है। ठीक है, इनको अच्छे से हमें चारों चीजों को सीखना सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सामग्री। ठीक है, शिक्षण सामग्री मातृभाषा के संदर्भ में बालक इसी भाषिक वातावरण में पैदा होता है और सहज रूप से भाषा सीखता है तथा 3-4 वर्षों की आयु तक वह सामान्य भाषा व्यवहार की स्थिति को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, छोटे बच्चे परिवार में ही बोलना, सुनना, समझना चीजों को सीख जाते हैं। अतः औपचारिक शिक्षा में शिक्षण सामग्री विषय प्रधान होती है। और औपचारिक शिक्षा में क्या होती है कि शिक्षण सामग्री आवश्यक होती है, जैसे कॉपी किताबें हैं। विभिन्न विषयों की शिक्षण सामग्री के माध्यम से बालक अपनी भाषा को परिष्कृत करता है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य भाषा में बालक भाषा की दृष्टि से शून्य होता है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी भाषा की बात करें जो कि उसकी मातृभाषा नहीं है, तो दूसरी भाषा में बालक क्या होता है, शून्य होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है, उसे अन्य भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। परिणाम इसका परिणाम क्या होगा, शिक्षण सामग्री में विषय के साथ साथ भाषा ज्ञान देना भी प्रमुख होता है। ठीक है, इसमें विषय सामग्री के साथ साथ बच्चे को भाषा ज्ञान भी दिया जाता है। जबकि मातृभाषा की बात करें तो बच्चा परिवार से ही बोलना और सुनना समझना सीख कर आता है। अन्य भाषा की शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए इन तीनों बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। 3 बातें क्या क्या हैं, शिक्षण सामग्री, पहला पॉइंट है आपका शिक्षण सामग्री का चयन। अन्य भाषा की शिक्षण सामग्री के चयन में मुख्य रूप से उद्देश्य अध्येता के स्तर, शिक्षण अवधि, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आदि पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, कौशल पाठ सामग्री के चयन में व्यक्ति की कौशल पाठ सामग्री के चयन में व्यक्ति विशेषण और त्रुटि विश्लेषण के आधार पर भाषाई तत्व, ध्वनि, लिपि, संरचना आदि का चयन किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा लाइट हो रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको दिया गया है शिक्षण सामग्री का अनुस्तरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सामग्री का अनुस्तरण। इसमें बताया गया है कि चयन किए गए तत्वों को शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, शिक्षण सूत्र जो है ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल, परिचित से अपरिचित, दूसरा पॉइंट क्या है, परिचित से अपरिचित, मूर्त से अमूर्त आदि के आधार पर क्रम से प्रस्तुत करना अनुसरण कहलाता है। अनुसरण में बालक की आयु, कक्षा, भाषा, स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आदि बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों पर उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आदि बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, शिक्षण सामग्री के चयन और अनुसरण के बाद
प्रस्तुतिकरण पाठ पुस्तक के रूप में सामने आता है। अच्छी शिक्षण सामग्री यदि प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छी जो शिक्षण सामग्री है वो तो है, लेकिन प्रस्तुतिकरण यदि ठीक नहीं है तो चयन और अनुसरण भी प्रभावशाली नहीं होता है। वस्तुतः अन्य भाषा की शिक्षण सामग्री का निर्माण मातृभाषा की शिक्षण सामग्री से पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, जो भी मातृभाषा में शिक्षण सामग्री दी गई है उससे और दूसरी भाषा की शिक्षण सामग्री में ये दोनों आपस में मिलती नहीं है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। शिक्षण विधियां, नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिक्षण विधियां। अन्य भाषा शिक्षण मुख्यतः कौशल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी जो शिक्षण का क्या महत्व है यहाँ पे शिक्षण विधियों में, जो भाषा शिक्षण मुख्यतः कौशल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है, अतः शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न विचारकों, जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं ने समय समय पर अन्य भाषा शिक्षण विधियों के स्वरूप को प्रभावित किया है। नवीन अनुसंधानों, प्रयोगों तथा सिद्धांतों के कारण अन्य भाषा शिक्षण विधि में परिवर्तन होता रहा है। मातृभाषा तथा अन्य भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्नता के कारण अन्य भाषा की शिक्षण विधियां भिन्न होती हैं। अन्य भाषा में छात्र को एक नई भाषा की ध्वनियों, शब्दों, प्रयोगों, वाक्य संरचनाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और विषय सामग्री से परिचित करवाते हैं। इसलिए यह अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह किस शिक्षण बिंदु को कौन सी शिक्षण विधि से समझाना श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, जैसे अन्य भाषा शिक्षण की मुख्य शिक्षण विधियां, दूसरी जो भाषा शिक्षण है उसकी मुख्य विधियां क्या है? प्रत्यक्ष विधि, पहले क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। जैसे 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में भाषा वैज्ञानिक प्रगति के कारण प्रत्यक्ष विधि का विकास हुआ। इस विधि के अनुसार अन्य भाषा का शिक्षण भाषा के प्रत्यक्ष संपर्क से होना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार मातृभाषा की तरह अन्य भाषा अधिगम भी अध्ययन भाषा के प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात की जा रही है कि बच्चे और टीचर आमने सामने हों और वो उसी तरह से बच्चों को पढ़ाएं जैसे कि वो अपने घर में अपनी मातृभाषा सीखते हैं, वैसे उन्हें अन्य भाषा भी सिखाने का प्रयास टीचर करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिस प्रकार बालक बालिकाओं में सहज भाषाई परिवेश में प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से भाषाई कुशलता का विकास होता है, उसी प्रकार अन्य भाषा में भी बालक को अन्य भाषा का प्रत्यक्ष परिवेश देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वो अपनी मातृभाषा प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं अपने माता पिता के साथ रह के, इसी तरह से विद्यालय में भी वो दूसरी भाषाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से सीख सकें। यही विधि भाषाई परिवेश को विशेष महत्व देती है। इसलिए इस विधि में माध्यम भाषा और लक्ष्य भाषा एक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें यह विधि सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियों को एक साथ जोड़ा गया है। इस विधि में मूलतः संकल्पना यह है कि किसी भी भाषा को समझने के लिए, उसको जानने के लिए उसके व्याकरणिक तथ्यों को याद करना आवश्यक होता है। अतः अन्य भाषा को शिक्षण में व्याकरण के नियमों को याद करने के साथ साथ अन्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद भी करवाने के कारण व्याकरण
अनुवाद विधि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अन्य भाषा का मातृभाषा में और मातृभाषा का अन्य भाषा में अनुवाद करने से दो भाषाओं में अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको क्या दिया गया है? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के द्वारा विद्यार्थी सुनिश्चित सोपानों से के माध्यम से पूर्ण नियोजन रूप से स्वयं ही सीखता है। शिक्षा की तकनीकी विकास के कारण इस विधि का विकास हुआ। इसमें अध्यापक नहीं होता। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में अध्यापक नहीं होता, टीचर सामने नहीं होता है, लेकिन अध्यापक संपूर्ण शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके शिक्षण सामग्री को तैयार करता है। विद्यार्थी इन पदों को पढ़कर उत्तर देता है और अपने उत्तरों का मिलान अध्यापक द्वारा दिए गए उत्तरों से करता है। शिक्षण सामग्री छात्र को सीखने के लिए मदद करती है। जो शिक्षण सामग्री है वो बच्चों को सीखने में मदद करती है, उसको अभिप्रेरणा देती है। इस रूप में शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करना एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है संप्रेषण विधि। ठीक है, संप्रेषण विधि में अन्य भाषा शिक्षण की यह एक आधुनिकतम विधि है। ठीक है, ये कैसी विधि है? ये एक आधुनिकतम विधि है। यह विचारधारा की मूल संकल्पना है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में लक्ष्य भाषा के माध्यम से संप्रेषण की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, विद्यार्थियों में संप्रेषण की क्षमता का विकास करना है। अन्य भाषा सीखने का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों में अपनी बात के संप्रेषण से है, न कि व्याकरणिक नियमों से। यह विधि समाज के संदर्भ में भाषा के प्रयोग को महत्व देती है, क्योंकि भाषा को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्षण से अलग करके नहीं सीखा जा सकता। इसके अनुसार भाषा का केंद्र बिंदु या संप्रेषण स्थितियां होती हैं जिनमें भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः इस विधि का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अन्य भाषा में भी अपनी बात को अच्छे से कह सके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस विधि में? कि व्यक्ति जो है दूसरी भाषा में भी अपनी बात अच्छे से कह सके। व्याकरण की दृष्टि से यह संप्रेषण शुद्ध है या अशुद्ध, यह इतना अधिक महत्व नहीं है। इसका महत्व नहीं है कि संप्रेषण शुद्ध है या अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है संरचना विधि। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया आपको? संरचना विधि। संरचना विधि का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को अन्य भाषा सिखाने के लिए किया गया। ये पॉइंट, यही लाइन आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि जो संरचना विधि है, संरचना विधि में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें सैनिकों को अन्य भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस विधि के द्वारा भाषाई संरचना के सुनिश्चित और आधारभूत मूल वाक्य संरचनाओं का अभ्यास करवाते हुए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि का मूल आधार साचा अभ्यास है। साचा अभ्यास में भाषा के एक निश्चित रूप के आधार पर समान भाषाई संरचनाओं का मौखिक अभ्यास करवाया जाता है। इस प्रकार छात्र साचा अभ्यास के द्वारा विशिष्ट साचे पर अधिकार प्राप्त करता है। इसमें जिस साचा अभ्यास की संरचना का अभ्यास करवाते हैं उसका आधार वार्तालाप होता है। ठीक है, बातचीत के माध्यम से लोगों को दूसरी भाषा सिखाई जाती है, अभ्यास कराया जाता है। तो ये 19 चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको 20 चैप्टर मिलेगा इसका। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप मेरे साथ बने रहिए। आप अच्छे सब्जेक्ट एग्जाम की तैयारी करिए
और जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं सबके अच्छे से आप तैयारी करिए। किसी और सब्जेक्ट का भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका बना दूंगी वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।